गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यतीम प्रताप आज आप लोगों को DLED फोर्थ सेमेस्टर में आपका शैक्षिक प्रबंधन एवं शासन का जो पेपर है उसके अंतर्गत हम लोग सब टॉपिक है हमारा सब टॉपिक है विद्यालय प्रबंधन में विद्यालय प्रबंधन में अभिकर्मकों की भूमिका, अर्थात जो भी कार्मिक काम करते हैं विद्यालय में उनकी क्या भूमिका होती है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हम अपने सिलेबस देख लेते हैं। इस सिलेबस के अंतर्गत हम लोगों ने इस टॉपिक के अंदर अभी जो पढ़ा है, अब तक जो पढ़ा है वो अध्यापक, शिक्षक एवं बच्चों की भूमिका विद्यालय प्रबंधन में क्या है इसको देखा है हम लोगों ने। इसके बाद हम लोगों ने समुदाय, अभिभावक शिक्षक संघ, ग्राम शिक्षा समिति, मातृ शिक्षक संघ, मीना मंच की भूमिका को देखा है। हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं। हर एक कर मैंने अलग अलग वीडियो बनाई है, उसको हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। आगे देखते हैं इसके अंदर पर्यवेक्षण तंत्र की भूमिका। इसमें हम लोग देखेंगे जी पर्यवेक्षण तंत्र क्या है या पर्यवेक्षण क्या है, इसको आज हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पर्यवेक्षण अंग्रेजी का शब्द है सुपरविजन, उससे मिलकर बना है। और ये दो शब्दों सुपरविजन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सुपर प्लस विजन, अर्थात सुपरविजन शब्द को हम दो भागों में बांट सकते हैं, सुपर और विजन। सुपर का अर्थ होता है असाधारण, अलौकिक, दिव्य, कुछ भी कह सकते हैं इसको, असाधारण, ठीक है, अलौकिक, दिव्य या अत्यंत सूक्ष्म। दूसरा होता है विजन का अर्थ होता है दृष्टि या देखना। इस प्रकार से पर्यवेक्षण का अर्थ हुआ कि जो भी व्यक्ति होता है, जो भी पर्यवेक्षक होता है, उसकी दृष्टि अलौकिक होती है, सूक्ष्म दृष्टि होती है। उसकी दृष्टि किसी भी घटना को, किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को बहुत ही सूक्ष्म रूप में उसका निरीक्षण करता है, उसके गुण एवं दोषों को देखता है। वह सिर्फ नकारात्मक आलोचना नहीं करता, बल्कि सकारात्मक रूप से जिन भी चीज़ों का वो निरीक्षण कर रहा है उसमें सलाह देता है, सुधार के उपाय बताता है और जो भी व्यवस्था है उसको विकसित करता है। इस प्रकार से सुपरविजन वह व्यवस्था है, पर्यवेक्षण वह व्यवस्था है या प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पर्यवेक्षक किसी भी घटना, किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ को बारीकी से अध्ययन करता है, सूक्ष्म अर्थात अत्यंत सूक्ष्म रूप से उसका निरीक्षण करता है और निरीक्षण करने के बाद उसमें सुधार के उपाय सुझाता है। संपूर्ण प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पर्यवेक्षण कहते हैं, अर्थात सुपरविजन कहते हैं। अब आगे देखते हैं शैक्षिक पर्यवेक्षण का अर्थ, अर्थात जब हम पर्यवेक्षण की प्रक्रिया को शिक्षा के अंतर्गत ले आते हैं तो वही पर्यवेक्षण शैक्षिक पर्यवेक्षण कहलाता है। अर्थात शिक्षा के अंतर्गत जो भी पर्यवेक्षण किया जाता है, जिन भी घटनाओं का, जिन भी चीज़ों का, जिन विषयों का, जिन व्यक्तियों का पर्यवेक्षण किया जाता है उसको शैक्षिक पर्यवेक्षण कहते हैं। अर्थात विद्यालय में तमाम मानवीय संसाधन होते हैं, जिसमें शिक्षक, प्रधानाचार्य के अलावा छात्रों के अलावा तमाम जो अभिकर्मी होते हैं, तमाम शिक्षणेतर कर्मचारी होते हैं और उसके अलावा तमाम फोर्थ क्लास के जो व्यक्ति होते हैं उनके कार्यों का बारीकी से निरीक्षण करना क्या कहलाता है, शिक्षा के अंतर्गत शैक्षिक पर्यवेक्षण कहलाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने शैक्षिक पर्यवेक्षण का अर्थ समझा और पर्यवेक्षण का अर्थ समझा। इसके अलावा इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। उनमें से हमने दो परिभाषाओं को लिया है। पहली परिभाषा है बिल्स टिम्बर के अनुसार, ये एक महत्वपूर्ण शिक्षा शास्त्री है, उन्होंने इसकी परिभाषा इस प्रकार से दी है, पर्यवेक्षण उत्तम अधिगम, यहाँ तक देखते हैं, पर्यवेक्षण उत्तम अधिगम तथा शिक्षा की व्यवस्था को विकसित करने की सहायक प्रक्रिया है। अर्थात पर्यवेक्षण क्या है, वो अधिगम किस प्रकार से बेहतर तरीके से किया जा सकता है और शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको किस प्रकार से सर्वोत्तम रूप से विकसित किया जा सकता है, उसकी प्रक्रिया है। इस प्रकार से इनका कहना है कि पर्यवेक्षण उत्तम अधिगम, जो भी बच्चों को सिखाते हैं किस प्रकार से बेहतर तरीके से सिखाया जा सकता है और शिक्षा की व्यवस्था को विकसित करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अगली परिभाषा है वो है बिल्स के अनुसार। बिल्स आप कहते हैं आधुनिक पर्यवेक्षण अध्यापन एवं अधिगम के श्रेष्ठ विकास में सहायक है। अर्थात ये कहते हैं पर्यवेक्षण अध्ययन एवं अध्यापन के विकास में सबसे महत्वपूर्ण है। अर्थात अध्ययन एवं अध्यापन का बारीकी से निरीक्षण करना और उसमें जो भी दोष हैं, जो भी कमियां हैं, उसका
उसका सकारात्मक रूप से उसके सुझाव देना और संपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन की प्रक्रिया को विकसित करना ही पर्यवेक्षण है या शैक्षिक पर्यवेक्षण है। इस प्रकार से हम लोगों ने पर्यवेक्षण और शैक्षिक पर्यवेक्षण पहला क्या हुआ, पहले इसका बैकग्राउंड समझा, फिर पर्यवेक्षण का अर्थ समझा, पर्यवेक्षण का शाब्दिक अर्थ समझा। इसमें हमने पर्यवेक्षण अंग्रेजी का एक शब्द है सुपरविजन, वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सुपर प्लस विजन। सुपर का अर्थ होता है साधारण, अलौकिक, दिव्य, अत्यंत सूक्ष्म, ठीक है, और विजन का अर्थ होता है दृष्टि या नजरिया। इस प्रकार से किसी भी घटना, किसी भी व्यक्ति या किसी भी विषय को बहुत अत्यंत सूक्ष्म रूप से, अलौकिक रूप से, असाधारण रूप से उसका निरीक्षण करना, उसको देखना ही क्या है, सुपरविजन है। इसकी परिभाषा आपको बताया था मैंने। इस प्रकार से किसी भी घटना का अत्यंत सूक्ष्म रूप से या बारीकी से उसका निरीक्षण करना और उसके सुधारात्मक उपाय सुझाना ही पर्यवेक्षण है। आगे हम लोगों ने शैक्षिक पर्यवेक्षण का अर्थ समझा था। विद्यालय व्यवस्था के अंतर्गत जो भी पर्यवेक्षण किया जाता है उसको शैक्षिक पर्यवेक्षण कहते हैं। मैंने बताया था विद्यालय में मानवीय संसाधनों के अंतर्गत प्रधानाचार्य, शिक्षक, छात्र, शिक्षणेतर कर्मचारी और 4th क्लास के जो भी मानवीय संसाधन हैं उसका संपूर्ण निरीक्षण करना, उनका बारीकी से उनका निरीक्षण करना, इसे क्या कहलाता है, शैक्षिक पर्यवेक्षण कहलाता है। हमने यहाँ पर 2 परिभाषाएं देखी। पहली परिभाषा ब्रिज के अनुसार पर्यवेक्षण उत्तम अधिगम तथा शिक्षण की व्यवस्था को विकसित करने की सहायक क्रिया है। दूसरी परिभाषा ब्रिज की थी, ये कहते हैं आधुनिक पर्यवेक्षण अध्यापन एवं अधिगम के श्रेष्ठ विकास में सहायक है। इस प्रकार से यहाँ तक हम लोगों ने कवर किया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। सॉरी, इसको मिटा देते हैं। आगे देखते हैं। आगे देखेंगे हम लोग शिक्षा में पर्यवेक्षण की प्रकृति। शिक्षा में पर्यवेक्षण की प्रकृति। पर्यवेक्षण की प्रकृति। ठीक है स्टूडेंट्स, अर्थात शिक्षा में पर्यवेक्षण की विशेषताएं या प्रकृति तो हम एक ही बात के रूप में देखते हैं या एक ही जो फॉर्म होती है, एक ही उसकी संरचना होती है, उसके रूप में देखते हैं। अर्थात पर्यवेक्षण, शिक्षा में पर्यवेक्षण की प्रकृति क्या है, ये शिक्षा में पर्यवेक्षण की अलग अलग प्रकृति है और पर्यवेक्षण की भूमिकाएं अलग अलग हैं। इसलिए इसको नंबर 1 नाम देते हैं। नंबर 1 की बात करेंगे पहले हेडिंग के रूप में। ये निम्नलिखित रूप से इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको विशेषताओं को हम निम्नलिखित रूप से बता सकते हैं। पहला है शैक्षिक पर्यवेक्षण शैक्षिक सेवा है। शैक्षिक पर्यवेक्षण शैक्षिक सेवा है। शैक्षिक सेवा है। इसको समझते हैं, साथ साथ हम लिखते चलेंगे। अर्थात शिक्षा व्यवस्था में, विद्यालय प्रशासन में पर्यवेक्षण की व्यवस्था केवल प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था सेवा भाव से की जानी चाहिए। अर्थात जो भी पर्यवेक्षक हैं, जिन घटनाओं का, जिन विषयों का, जिन व्यक्तियों का पर्यवेक्षण कर रहे हैं, सूक्ष्म या बारीकी से उसको निश्चित कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो ये
उनकी मनोदशा होनी चाहिए, ये उनके अंदर संवेगात्मक व्यवस्था होनी चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं वो शैक्षिक हम उन व्यक्तियों की अभिकर्मकों की सेवा के कार्य के लिए कर रहे हैं, ताकि उनके अंदर जो दक्षता है, उनके कार्यों में दक्षता है, उसको बढ़ाया जा सके, उनके कार्यों में एफिशिएंसी को तीव्र गति दी जा सके। इस प्रकार से शैक्षिक पर्यवेक्षण शैक्षिक सेवा है, न कि केवल प्रशासनिक व्यवस्था या प्रशासनिक अधिकार। नंबर 2 की बात करेंगे, उसको देखते हैं। नंबर 2, शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षण प्रक्रिया में शैक्षिक पर्यवेक्षण शैक्षिक प्रक्रिया की शैक्षिक पर्यवेक्षण शैक्षिक प्रक्रिया की उन्नति में सहायक है, उन्नति में सहायक है। उन्नति में सहायक है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब दूसरा है वो है शैक्षिक जो पर्यवेक्षण है, जो भी शैक्षिक पर्यवेक्षण किया जाता है विद्यालय के अंदर किया जाता है, वह शिक्षा व्यवस्था को विकसित करने के लिए किया जाता है। जैसा कि हम लोगों ने परिभाषा में बताया था, शिक्षण एवं अधिगम की व्यवस्था को विकसित करने के लिए जिस व्यवस्था को या जो पर्यवेक्षण करते हैं वो शिक्षा व्यवस्था की उन्नति में सहायक होता है। इस प्रकार से शैक्षिक पर्यवेक्षण शैक्षिक प्रक्रिया की उन्नति में सहायक होता है। नंबर 3 देखेंगे। नंबर 3 नोट करते चले आप लोग। व्यवसायिक नेतृत्व के लिए प्रोत्साहनकारी व्यावसायिक नेतृत्व के लिए प्रोत्साहनकारी शैक्षिक पर्यवेक्षण के अंतर्गत व्यवसायों के चयन के लिए किस प्रकार के व्यवसाय को छात्र चयनित करें ताकि वो अपनी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स भावी जीवन में पूरी कर सके। इसलिए जो शैक्षिक पर्यवेक्षण है वो व्यवसायिक नेतृत्व के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है, अर्थात व्यवसाय के चयन में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार से व्यवसायिक नेतृत्व के लिए प्रोत्साहन में सहायक होता है। नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 है शैक्षिक पर्यवेक्षण में सहयोग की भावना। शैक्षिक पर्यवेक्षण में सहयोग की भावना अर्थात जब कभी भी शैक्षिक पर्यवेक्षण किया जाता है उसमें सहयोग की भावना नितांत आवश्यक होती है। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी घटना का, किसी भी वस्तु का जब निरीक्षण किया जाता है, बारीकी से उसका अध्ययन किया जाता है, बारीकी से उसको देखा जाता है, तो वैसी स्थिति में जिसका भी निरीक्षण किया जाता है उसका सहयोग प्राप्त करना बहुत आवश्यक होता है। यदि वो व्यक्ति जिसका निरीक्षण किया जा रहा है सहयोग प्रदान नहीं करेगा तो उसके बारे में सही तरीके से उसका पर्यवेक्षण नहीं किया जा सकता, उस घटना का सही तरीके से निरीक्षण नहीं किया जा सकता। इसलिए संपूर्ण पर्यवेक्षण की शैक्षिक प्रक्रिया में उस व्यक्ति का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक होता है। इसलिए शैक्षिक पर्यवेक्षण में सहयोग की भावना आवश्यक रूप से होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, वो है पर्यवेक्षण का शिक्षकों के प्रति
पर्यवेक्षक का पांचवा, पर्यवेक्षक का पर्यवेक्षक का शिक्षकों के प्रति उदार व्यवहार इसको देखते हैं। जब भी पर्यवेक्षक विद्यालय के अंदर पर्यवेक्षण का कार्य करता है, अर्थात किसी घटना का, किसी वस्तु का, उसके व्यवहार का, अधिगम का, छात्रों के अधिगम का, शिक्षकों के शिक्षण का जब पर्यवेक्षण करता है या सूक्ष्म निरीक्षण करता है, तो उसके अंदर शिक्षकों के प्रति उदार भावना रखनी आवश्यक है। उसे किसी भी प्रकार से शिक्षकों से वैमनस्य नहीं रखना है, किसी भी प्रकार से शिक्षकों का हित नहीं करना है। उसका पहला दायित्व होता है कि शिक्षकों की शिक्षण कला को किस प्रकार विकसित करे, अर्थात उसके शिक्षण कौशल को किस प्रकार विकसित किया जाए। इसलिए उसके शैक्षिक व्यवहार का गहराई से अध्ययन करता है, सूक्ष्म रूप से अध्ययन करता है और उसकी आलोचना नहीं करता, और उसकी संपूर्ण शैक्षिक जो कला है उसको विकसित करने के लिए सुझाव देता है, उसकी जो भी कमियां हैं उनको दुरुस्त करता है। इसलिए पर्यवेक्षकों को शिक्षकों के प्रति उदार व्यवहार रखना आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं छठवां, यहाँ पर नीचे नहीं लिखेंगे, इधर लिख लेते हैं। छठवां देखते हैं, वो है शिक्षकों एवं छात्रों के प्रति सुधारात्मक व्यवहार पर्यवेक्षकों को जब कभी भी वो विद्यालय के अंदर छात्रों एवं शिक्षकों के व्यवहार का, उनके विशेषता, उनके गुणों का, उनकी शिक्षण कला का, उनकी अधिगम प्रक्रिया का जब कभी भी वो निरीक्षण करें, ऐसी स्थिति में उनका व्यवहार छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए सुधारात्मक होना चाहिए। यदि पर्यवेक्षकों का व्यवहार सुधारात्मक नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में शिक्षक एवं छात्र पर्यवेक्षकों के साथ सहयोग नहीं करेंगे। जब दोनों ही लोग पर्यवेक्षकों के साथ सहयोग नहीं करेंगे, वैसी स्थिति में उसका पर्यवेक्षण सही तरीके से किया जाना, शुद्ध तरीके से किया जाना आवश्यक जरूरी नहीं होगा, अर्थात संपूर्ण उसके पर्यवेक्षण में कमियाँ रह जाएगी, जो कि एक अच्छे पर्यवेक्षक के लिए ठीक नहीं है। इस प्रकार से हम लोगों ने शिक्षा में पर्यवेक्षक की जो प्रकृति होती है, भूमिका होती है, उसको हम लोगों ने देखा। आगे देखते इसको, आप लोग चाहे तो नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको मिटा देते हैं। आगे देखते हैं शैक्षिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता। शैक्षिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता इसको देखते हैं। हालांकि हम लोग DLM थर्ड सेमेस्टर में पर्यवेक्षण को बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। इस प्रकार से हमने इसकी क्या जरूरतें हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसके कार्य क्या हैं, इस
इसमें विद्यालय और छात्रों से क्या लाभ होता है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं शैक्षिक पर्यवेक्षण की विद्यालय व्यवस्था में क्या आवश्यकता होती है, क्यों ज़रूरत होती है और क्या वो जरूरी चीज़ें हैं जो उनके लिए आवश्यक हैं। इस प्रकार से हम लोग पहली आवश्यकता देखते हैं, वो है शिक्षकों की अभिवृद्धि। नंबर 1, शिक्षकों की अभिवृद्धि इसको देख लेते हैं। संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था में जब शिक्षकों का चयन किया जाता है उस वक्त शिक्षकों में वो शैक्षिक योग्यताएँ पूरी होती हैं, लेकिन संसार परिवर्तनशील है, संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था परिवर्तनशील है। जैसे जैसे शिक्षा में परिवर्तन होते हैं, शिक्षकों की योग्यताओं में, उनके ज्ञान भंडार में भी निश्चित रूप से परिवर्तन होने चाहिए। लेकिन आज के समय में जो शिक्षक एक बार जितनी योग्यता हासिल कर लेता है उसमें वो उतना गतिशील नहीं रहता, लेकिन इसीलिए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो साधन है, वो जरिया है जिनके माध्यम से शिक्षकों की गुणवत्ता में वृद्धि की जा सकती है। तमाम तरीके के इनोवेशंस होते हैं, तमाम तरीके के नवाचार होते हैं। इन शैक्षिक नवाचारों से उन पुराने शिक्षकों को परिचित कराना नितांत आवश्यक है। इसलिए शिक्षकों की अभिवृद्धि शैक्षिक पर्यवेक्षण के द्वारा एक आवश्यकता है, एक जरूरत है जो संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए आवश्यक है। नंबर 2 देखते हैं यहाँ पर। नंबर 2, प्रजातांत्रिक नेतृत्व के गुणों का विकास करना, इसको देख लेते हैं। डेमोक्रेटिक जो क्वालिटीज होती हैं और वो भी फ्रंट लाइन से लीड करने की, वो भी आगे बढ़कर नेतृत्व करने की, वो शैक्षिक पर्यवेक्षण के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। अर्थात संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में सभी शिक्षकों को जो भी शिक्षा व्यवस्था से संबंधित हैं, जो भी विश्वविद्यालय से संबंधित हैं, किसी भी प्रकार की समस्या को जब उसका समाधान करना होता है, ऐसी स्थिति में शिक्षकों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान किया जाना आवश्यक है। शिक्षकों को जब स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, शिक्षकों को जब किसी भी प्रकार का उन पर बाह्य दबाव नहीं रखा जाएगा, तो किसी भी समस्या को वो बेहतर तरीके से उसका समाधान दे सकते हैं और किसी भी समस्या के लिए वो आगे बढ़कर आ सकते हैं और उसका नेतृत्व बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसलिए ये आवश्यकता है शैक्षिक पर्यवेक्षण की कि प्रजातंत्र नेतृत्व के लिए शिक्षकों में गुणों का विकास किया जाए। नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 नोट डाउन करेंगे, वो है सुविध तकनीकी सहायता प्रदान करना। सुविध तकनीकी सहायता प्रदान करना। इसको देखते हैं। शैक्षिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता ये है कि जो भी नई टेक्नोलॉजी, नई तकनीकी शिक्षा व्यवस्था में आ रही हैं या शिक्षा के अंतर्गत तमाम तरह की नवीन शैक्षिक तकनीकियों का प्रयोग हो रहा है, उन शैक्षिक तकनीकियों से संपूर्ण मानवीय संसाधनों को जो कि शिक्षा के अंतर्गत हैं उनसे परिचित कराया जाए, चाहे वो विद्यालय जाए, चाहे वो प्रधानाचार्य हों, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो छात्र हों, छात्राएँ हों, उन सभी को इन तमाम जो तकनीकी हैं उनसे निश्चित रूप से शैक्षिक पर्यवेक्षण द्वारा परिचित कराने की पहली आवश्यकता है। नेक्स्ट देखते हैं, चौथा देखते हैं इसके अंतर्गत। चौथा कब करेंगे, वो है शिक्षण प्रक्रिया में सहायक। शिक्षण प्रक्रिया में सहायक। इसको देखते हैं। मैंने परिभाषा में ही बताया था, जो भी पर्यवेक्षक होता है या जो भी सुपरवाइजर होता है
जो भी शिक्षा के अंतर्गत, शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत विद्यालय व्यवस्था में क्या करता है, परिवीक्षण करता है, सुपरविजन करता है। उसका लक्ष्य होता है शिक्षण एवं अधिगम की जो व्यवस्था है उसको सर्वोत्तम रूप से विकसित किया जाए। इसलिए शिक्षण प्रक्रिया में पर्यवेक्षण सहायक होता है, इसलिए इसकी आवश्यकता है। किस प्रकार से शिक्षण प्रक्रिया में, शिक्षण प्रक्रिया को ये गति प्रदान करे, उसको विकसित करे, सर्वोत्तम रूप में उसका निखार करे। पांचवा देखते हैं, पांचवा है शैक्षिक समस्याओं का निराकरण। शैक्षिक समस्याओं का निराकरण के पर्यवेक्षण के द्वारा जब कभी भी किसी समस्या पर पर्यवेक्षण किया जाता है, बारीकी से उसका अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म दृष्टि से उसको देखा जाता है, तो उस समस्या के तमाम समाधान पर्यवेक्षण द्वारा सुझाए जाते हैं। इसलिए शैक्षिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता है। इस संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए। इस प्रकार से हम लोगों ने शैक्षिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता को देखा कि क्या क्या इसकी ज़रूरतें हैं, कुछ महत्वपूर्ण ज़रूरतें थी, आवश्यकताएं थी, उनको हम लोगों ने नोट डाउन किया है। इसको आप नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के स्टेटमेंट में बस इतना ही। आपको कोई भी क्वेरीज करनी हो इस टॉपिक से संबंधित तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, मैं वहाँ पर उसका समाधान दूंगा। धन्यवाद।